जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल सब साथियों? बढ़िया। आज मैं करवाऊंगा CDS 2 2022 एग्ज़ाम का क्वेश्चन। बिना समय गया हमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, आपके सामने में और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं रिलेट भी करता हूँ, ठीक है? आपको दो फ़ायदा मिलेंगे इससे। कोई क्वेश्चन है उसका मैं रिलेट भी कर देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब जो अपकमिंग एग्ज़ाम में जो आने वाला है उसका एनालिसिस करके मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये आ सकता है, इस पैटर्न का फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब जरा दीजिए। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया? ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। CDS में, जैसे CDS का एग्ज़ाम हो रहा है तो CAP में आ सकता है, सिविल सर्विस में भी आ सकता है, ठीक है? बताइए इसका आंसर जरा। Which on the following is first and oldest government-owned coal company in India? फर्स्ट का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, B is the right answer. सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड इंडिया इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट, या और जो देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वहाँ पे भी मैं लिख दूंगा, मतलब इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? मैं सब में नहीं लिखूंगा, जो मोस्ट रिपीटेड है मैं उसी पे लिखूंगा, ठीक है? क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग कंपनी इंडिया कौन है पुराना? तो वो आपका कौन है? सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर? बताइए, ट्रिब्यूटरीज बताना है किसका? बराक रिवर का ट्रिब्यूटरीज बताना है, बताइए। बराक रिवर का ट्रिब्यूटरी बताइए, इसमें से कौन होगा? मानस ब्रह्मपुत्रा का होगा, कट गया। धनसिरी ब्रह्मपुत्रा कट गया, सुबनसिरी कट गया, ये इज द राइट आंसर। धलेश्वरी इज द राइट आंसर। बराक रिवर का जो और भी ट्रिब्यूटरी होंगे वो आप लोग का होमवर्क में है कि आप लोग अब वो देख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन सुबनसिरी, धनसिरी और मानस जो है आपका ब्रह्मपुत्रा का, इसलिए नहीं होगा, तो ये इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। Which type of vegetable will you find on as you travel from Bikaner to Konark by road by this shortest distance? बताइए कौन कौन सा इसमें मतलब कि कौन कौन सा, क्या बोल रहा है, बीकानेर से आपको कहाँ ले जा रहा है? कोणार्क ले जा रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कौन सा वेजिटेशन होगा, बताइए। यह है आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, समझे? तो इसका देखिए, ये एक तो ये पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न है कि जैसे पूछ देगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल बताओ या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एग्जांपल बताओ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 3 का आंसर बताइए। बी इज द राइट आंसर। ट्रॉपिकल थॉर्न का एग्जांपल में कौन कौन होगा? बबूल, बेर, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। मॉइस्ट डेसिडियस का कौन सा है? मैंग्रोव कौन सा है? ये सब आप लोग देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे। पहला आप क्या बोल रहा है? करेवाज के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, कितने स्टेटमेंट सही है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? पढ़ते हैं। दीज आर लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ प्लेस्टोनिक पीरियड। ये मानो कि एग्जाम में पता नहीं है, ठीक? दे आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पांजल। के बाद जो है आपको ये नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, कोई भी टॉपर लोग बोलता है कि सेम मतलब कि पीवाईक्यू एनालिसिस करिए, तो पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि रटना है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आया है। करेवाज के बारे में पूछ दिया है, तो करेवाज के बारे में आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस टाइप का पैटर्न इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। स्टेटमेंट से डायरेक्ट निकाल के कैरेक्टरिस्टिक्स इसी क्वेश्चन को बना देगा वो।
समझे? बताइए। रिवाज क्या है लक्सोडिन डिपॉजिट ऑफ प्लेस्टोनिक पीरियड, ये सही है, आपको देख लेना होगा। दीज आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ पांजल, यहाँ पे फंसा देगा हाइयर देकर, कहेगा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे फंसा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट लेकिन सही है, लोअर स्लोप ऑफ पीर पांजा में। कईवाज आर वेल नॉन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ पे शेफ्रॉन जो दिया हुआ है ये सही है, समझे? शेफ्रॉन, एलमंड, वेलनट, ये भी सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीनों स्टेटमेंट इसका सही है करेवाज के बारे में, समझे? करेवाज आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शेफ्रॉन, एलमंड एंड वेलनट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 बताइए, पीछे तो फुल देखिए, अभी बताया ना कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ देगा, मैं बोला था ना, देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। बोल देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन एन इंडियन स्टेट, ठीक पढ़ो। इट इज़ वेल नोन ग्लोबली फॉर वेराइटी ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, ठीक। इट हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कैलेस्ट्रोलिक एवेस्टोस इन द कंट्री, ठीक है। द नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट इन स्टेट, पूछ रहा है कि इसमें से बताइए जो तीनों ऑप्शन है कौन सा स्टेट से मैच कर रहा है, कहाँ पे है, तो हम इस स्टेटमेंट से सब बच्चा इजीली वे में पकड़ लेगा कौन है, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पढ़े होंगे, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, समझे? इस पैटर्न से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 सी द राइट आंसर। इंडियन स्टेट के बारे में पूछा था, तो क्या बोल रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट भी पूछ देगा और सेम स्टेटमेंट देगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको अच्छे से मतलब इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इट इज़ वेल नॉन ग्लोबली फॉर इट्स वेराइटी ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, सही बात है। इट हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्या है, कैलेस्ट्रीन, यहाँ ये क्वेश्चन को यूज कर सकता है, ये पॉइंट यूज करेगा यूपीएससी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी तो पूछ ही दिया। ड्यूरिंग 2020-21, ठीक है, विन इंडिया वाज पासिंग थ्रू एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19 विच द फॉलोइंग सेक्टर विटनेस पॉजिटिव ग्रोथ, बताइए जनाब। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा देखो ये सब आप कोई भी टीचर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाएगा, जो रियलिटी है आपको एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा। कोई बता दीजिए कोई टीचर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पढ़ाया, मैं मान जाऊँगा, नहीं पढ़ाते हैं, अब पढ़ा भी नहीं सकते हैं, कितना क्वेश्चन बेचारे पढ़ाएंगे। पॉइंट है कि आपको इसको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, बताइए। क्वेश्चन क्या, इंडिया वाज पासिंग थ्रू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19 सेक्टर विटनेस पॉजिटिव ग्रोथ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। माइनिंग, देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, माइनिंग और कर्निंग का, ये तो सबसे पहले इसको छाटेंगे भाई, कोविड-19 की बात कर रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई फॉर अदर यूटिलिटी सर्विस, ठीक है, इसको मानेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस, भाई ये लाइन से हमको थोड़ा बेकार लगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विस, क्या बोल रहा है, कौन सा कोविड-19 में जो तो फॉलोइंग सेक्टर विटनेस पॉजिटिव ग्रोथ, किस बताइए किसका हुआ है, कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 6, तो बेसिक सा चीज़ है, देखो अब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब दो ऑप्शन में फंसेंगे। दो ऑप्शन में पहले दिमाग लगाएंगे कि भाई कोविड-19 के समय में इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई यूटिलिटी सर्विस में वहाँ तो भाई ज़रूरत था, कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक, बहुत बढ़िया। डिफेंस ये सब ये नहीं हो सकता है, बी इज़ द राइट आंसर, रियल में बी राइट आंसर है। इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जैसे माइक्रो फाइनेंस पूछ दिया ना, तो हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं क्या, एग्जांपल में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़्यादा पढ़ लिए हैं आप लोग तो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो एंड मैक्रो का एग्जांपल बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं आप लोग यहाँ पे रिकॉल कर पाते हैं या नहीं।
माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल सिर्फ बताना है बस। क्वेश्चन क्या पड़ा समझो, विच द फॉलोइंग। देखो सीडीएस में इस पैटर्न का ज़्यादा आता है, जब तो वो पूछेगा कि इनमें से कौन सही नहीं है, नॉट करेक्ट बहुत पूछता है सीडीएस, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोरो फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, बताइए। सही नहीं है। इट शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिटेड। इट बोरोड शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट। इट बोरो शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेटरल। इट बोरो शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर। बताइए जरा। सी इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में बताया था, द बोरो शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेटरल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज नॉट करेक्ट। बताइए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी है उसके बारे में पूछ रहा है कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बताया कि सही नहीं है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो है, जो एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, वो कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट डिमांड, बिल्कुल बात सही है। ये कांट इशू चेक ऑन ड्रो एंड देम सेल्फ, कांट ऑफर ए, कांट गिव लोन, नहीं ये लोन दे सकती है। नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है, जो आपका गलत है, ये आपका लोन दे सकती है, ये लिख रहा है कांट गिव लोन, ये गलत है, समझे। बाकी बात ये स्टेटमेंट सही है कि वो कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये भी राइट सही है। कांट इशू चेक ड्रो एंड डेप्थ, ये भी सही है। कांट ऑन इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन, ये भी सही है। आप लोग डी मारे होंगे मुझे पता है, बिकॉज आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट। मुझे पता है आप लोग डी मारे होंगे। आगे बढ़ूँ, चलो। The Department for Promotion of Industry and Internal Trade has received the base year index of 8 core industry. Very very important, 8 core industries. चलो, being 8 core industry having a combined weight of about 40.247% index of industrial production, which the following is not। यार इतना कहानी बोल दी, आप पूछ रहा है कि विच द फ्लोइंग नॉट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में कौन सा इसमें से नहीं है, बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज रिवाइज 8 कोर इंडस्ट्री है। अब एग्जाम में देखो किस टाइप का पूछे कितना कोर इंडस्ट्री है, 8 इंडस्ट्री है। कौन कौन इंडस्ट्री है ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से बताना है वो 8 इंडस्ट्री में से कौन नहीं है। 8 कोर इंडस्ट्री है, इसमें से कौन एक नहीं है। देखो, कोल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, सीमेंट है, रबर प्रोडक्ट नहीं है बाबू। रबर प्रोडक्ट इज द राइट आंसर, ये नहीं है। 8 कोल इंडस्ट्री में कोल होगा, रिफाइनरी प्रोडक्ट होगा, सीमेंट होगा, और भी आप लोग देख लीजिएगा। चलो, क्या बोला विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में बताइए कितना स्टेटमेंट सही है। बताइए। क्या बोल रहा है कि द एमएसएमई कंपनीज of a dynamic sector of Indian economy providing a large employment opportunity। मान सकते कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। द एमएसएमई रिक्वायर लो कैपिटल कॉस्ट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन, ये भी सही है। द कंट्रीब्यूट ऑफ इनॉर्मसली टू
सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट देखो इस टाइप का, ये कोई क्वेश्चन ये टीचर लोग नहीं पढ़ाएंगे। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, रीजनिंग एबिलिटी खुद का लगाना होगा कि ये स्टेटमेंट सही है रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एमएसएमई comprise a dynamic sector of Indian economy providing a large employment opportunity, सही है। द एमएसपी require low capital cost, help industrialization of backward region, ये भी सही है। द एमएसपी contribute to enormously to socio economic development, ये भी सही है। और साइंस क्वेश्चन में स्टेनिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड ह्यूमन बॉडी कॉजिंग ब्रेन द फ्लूइड इज, ये कितना बार क्वेश्चन ये रिपीटेड है। इसका आंसर दो ही होगा, मेथोनिक एसिड नहीं तो फॉर्मिक एसिड। स्टेनिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग ऑफ पेन द फ्लूइड इज मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। कितना बार रिपीट, ये अच्छा क्वेश्चन था, रियल में किसी से नहीं बनता ये क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड, इट इज अ माइल्ड बेस इज द राइट आंसर। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका है क्या है, आपका एक माइल्ड बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है बेटा आपका माइल्ड बेस है। इसका फार्मूला याद रखिएगा MgOH2 का होल ट्वाइस। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बताइए। मेटल जो है आपका वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 13। सिल्वर और लीड, नहीं बाबू लीड तो बेकार है। कॉपर और मरकरी, नहीं लीड और मरकरी नहीं, सिल्वर और कॉपर इज द राइट आंसर। सिल्वर तो होगा ही और कॉपर भी होगा। सिल्वर और कॉपर इज द राइट आंसर। वेरी कंडक्टर गुड ऑफ हीट कौन होगा, सिल्वर और कॉपर होगा। तो बोलिएगा सर आप रिवीजन कहाँ करवा रहे हैं, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था मतलब जो आया हुआ है 2000 कितना करवा रहे हैं 22 मतलब 26 25 24 में, इसमें हमें बहुत बढ़िया से मैं रिवीजन करवाया हूँ, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, समझे। 26 25 24 वाला देख लीजिएगा, अरे समझे। बोलो कि रिवीजन करवा दें। चलो करवा देते हैं। देखो मेटल क्या देता है आपको, गिब्स इलेक्ट्रॉन देता है, बहुत बढ़िया। मेटल क्या इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल में आपको मेलिएबल देखने को मिलता है, मेलिएबल कौन होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड को EU से लिखते हैं, बहुत बढ़िया। नॉन मेटल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन लेता है, उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, याद रखिएगा। फिर नॉन मेटल जो है आपका ब्रिटल ब्रेक इजीली कर सकते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिव होता है। मेटल आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो। मेटल आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नॉन मेटल आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। मेटोलाइट्स क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होता है। ब्रोंज सिलिकॉन जर्मेनियम और शेनिक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। मेलिएबल को आप बीट्स कैन बीटन इनटू थिन शीट में आप बीट सकते हैं। डक्टाइल को आप ड्रोन ऑफ द थिन वायर एबिलिटी खींच सकते हैं। सुनो रस्म में आपको याद है कि स्ट्रेटिंग टन टन की आवाज़ स्कूल की घंटी, बस। ऑक्सीडाइजिंग में रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आयोडीन आपका नॉन मेटल है लेकिन ये लस्यस होता है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड आपका हार्डेस्ट होता है। डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लीड और मरकरी जो है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। गैलियम और सीजियम का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कार्बन कंडक्टर ऑफ कौन कौन हो जाएगा, डायमंड और ग्रेफाइट हो जाएगा, बस इतना ही। कहानी समाप्त अभी नहीं हुआ है, आधा लिखित करवा दिया आपको। देखिए देखिए यही तो मेरा एक्सपीरियंस है। स्कूल बेल्स के बारे में पूछा है, इसका आंसर बताइए। सुंदर सी द राइट आंसर अभी जस्ट बताएं, टिंग टिंग की आवाज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में बताइए, कितनी स्टेटमेंट सही है। टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में बताइए कितनी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है। टिंचर ऑफ आयोडीन बिल्कुल बात है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है इसमें। ये क्वेश्चन, ये लाइन जो है ना रिपीटेड लाइन है, याद रखिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटिक आयोडीन इज वेरी लो, ये पॉइंट यूपीएससी यहाँ फंसा सकता है। देखो क्वेश्चन जब सेम पैटर्न पे आता है और इस टॉपिक से आता है तो क्वेश्चन यूपीएससी कैसे चेंज करेगा, यहाँ पे हाई लिख देगा, अब बोलेगा इनमें से गलत कौन है बताइए, ठीक। क्वेश्चन इस टाइप से बनाता है वो। तीनों सही है, इसलिए 3 इज द राइट आंसर। टिंचर ऑफ आयोडीन से हमको ध्यान में आएगा कि सर ये तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया। इट इज आयोडीन इज केप्ट इन एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है, एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन जो होता है वेरी लो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसंट्रेशन जो होता है आयोडीन का टिंचर ऑफ आयोडीन में, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बात खत्म, वेरी लो होता है। ये बताइए नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, ये बताइए सीएल पे कितना है, 17 है, 17 होगा ना कि 18 होगा, बताओ 17 होगा। इसको आप Mg+2 आप लोग देखे होंगे, Mg+2 इज द राइट आंसर। इन प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, चलो बताना है प्लांट सेल में क्या क्या है, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। बताइए प्लांट सेल में क्या क्या है। पूछ रहा है कि न्यूक्लियस डजंट मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियस ठीक है, ये नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डोंट नीडेड बाय क्लोरोप्लास्ट को ही तो बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, ठीक है। बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट नॉट, अरे भाई कहाँ से हो जाएगा, तो यही सही होगा। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड सेपरेटली बाय द ओन मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस भी रहेगा और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। प्लांट में सेल वाल जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है, एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। फंगाई में चितिन का बना होता है, येल्ड मशरूम मोल्ड, ये सब ध्यान में आपको आनी चाहिए। प्लांट सेल में समझो क्या होता है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय सेपरेटली बाय ओन मेम्ब्रेन, ये बात सही है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या है अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोन के बारे में बताना है। स्टार्च और ग्लाइकोन के बारे में बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। स्टार्च और ग्लाइकोजन, क्वेश्चन नंबर कितने 18। बहुत स्टार्च और ग्लाइकोजन फाउंड इन प्लांट सेल, नहीं भाई। देखो स्टार्च जो होता है ना प्लांट सेल में होता है, ग्लाइकोजन आपका एनिमल सेल में होता है, इसी राइट आंसर। सुनो स्टार्च आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो स्टार्च आपको प्लांट सेल में देखने को मिलता है, और ग्लाइकोजन कहाँ देखने को मिलता है, तो एनिमल में मिलता है, बस। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो कितना बार आया, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सुनो लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कनेक्टिव एनर्जी, भाई कहाँ से कनेक्टिव एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी विद कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर, गलत है। क्लोरोफिल ऑब्जर्व द केमिकल एनर्जी लाइट, गलत बात है। क्लोरोफिल ऑब्जर्व लाइट एनर्जी विच कॉजिंग S2, हाँ मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन। देखो यूपीएससी अब कैसे खेल सकता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन दे देगा, देखिए जैसे यहाँ पे दिया ना ऑक्सीडेशन, यहाँ दिया है ना, देखो ये तो एक्सपीरियंस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल तो ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी, फिर कॉज क्या होता है उसके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें रिडक्शन होता है, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में सुनो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट याद रखिए, ये बताइए आप लोग लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है कि केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तब बताइए। देखो इस पे खासी कोड पे ज्योग्राफी में पूछा था क्वेश्चन, और यहाँ पे इसमें बायोलॉजी में पूछ दिया। देखो क्या है, खासी कोड इज द फॉर्म ऑफ क्या है मेलो न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, बताओ।
प्रोटीन इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका? प्रोटीन क्या होगा आपका? राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। खांसी कोड में क्या होता है आपका? प्रोटीन इज द राइट आंसर। विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डोंट वर्क एट एसिडिक पीएच? बताओ। डोंट वर्क एट एसिडिक पीएच। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रिपीट है। डोंट वर्क एट एसिडिक पीएच। ट्रिप्सिन और अमाइलेज याद रखिएगा। ट्रिप्सिन और जो अमाइलेज है आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये सब यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, बताइए तो जरा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। यूरिया जो प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दोनों होता है। आप लोग क्या मारे होंगे बता दें? डी मारे होंगे, लेकिन गलत। ये दोनों तो इजीली में एलिमिनेट हो गया होगा। प्रोटीन ही था राइट आंसर। यूरिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। एक बात मैं और बता दूं आपको, कार्बोहाइड्रेट से आप बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं, लिपिड से फैट आप रिलेट कर सकते हैं, फैट से आप एडिपोज टिश्यू रिलेट कर सकते हैं, ऐसे। ये तो अच्छा क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज किसके कारण होता है? एनीमिया के कारण होता है। विटामिन डिटेक्टर से हमको डी ध्यान में आ गया, स्कर्वी से सी ध्यान में आ गया, कोलेरा से बैक्टीरिया ध्यान में आ गया। अरे समझ में आया? बस। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज क्या होता है? एनीमिया इज द राइट आंसर। सुनो, मैं न्यूमेरिकल इस ऑलमोस्ट इस पैटर्न का जितना क्वेश्चन मैं करवाया अपने चैनल पे, चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न जोन, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलो यहाँ पे इसलिए मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ, ठीक है। टैब नहीं है कि थोड़ा सा मतलब जूम करके लिखने में थोड़ा सा इसमें परेशानी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मास ऑफ 10 kg मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, देन लिनियर मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो इसका फॉर्मूला हम बता दें। या तो UPSC कौन फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? P²/2m। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इस पर आपका निकल जाएगा, आप वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए इज द राइट आंसर। समझे? 25 बताओ। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन, बताइए इसमें। सेम है, एक सीरीज में क्या है, पैरेलल में, एक सीरीज में है, एक पैरेलल में है ना, कोई पैरेलल सीरीज निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का डी इज द राइट आंसर। 0.5 है। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ। द पिच ऑफ साउंड वेव, सुनो यहाँ पे देखो, द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड अपॉन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पे होगा? तो फ्रीक्वेंसी, पिच जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे करता है, साउंड जो एम्पलीट्यूड। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। साउंड को मीडियम का ज़रूरत पड़ता है क्या? बताना ज़रा, साउंड को मीडियम का ज़रूरत पड़ता है? कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना। साउंड मैक्सिमम सॉलिड गैस में होता है, याद रखिएगा। लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है या साउंड का होता है? आप लोग जवाब दीजिए। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करेंट सर्किट इज कॉल्ड, ammeter is the right answer. The device is used for measuring electric current in a circuit is called, क्या होगा? ammeter is the right answer.
Repeat question. A metal wire of length L, diameter D, the resistance D, what would the resistance of another the same metal and same length but having double diameter and double resistance? बताइए. क्वेश्चन नंबर 28. देखो क्वेश्चन में क्या है कि रजिस्टर रहता तो सेम होता, रेजिस्टेंस है तो दुगुना कर दो, बात खत्म. क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा आंसर बताओ. बताइए जनाब. 28 बी आंसर हो जाएगा R/4. ठीक है, डबल जो कर दिया है. In India, which of the following responsible for implementation of the Government of India policy all matters concerning telecommunication? बताइए. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29. इंडिया में which of the following responsible for the implementation of the Government of India policy in all matters concerning telecommunication? डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इज द राइट आंसर. क्या होगा? डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इज द राइट आंसर. देखो उस समय की न्यूज में था. जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताइए. जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में देखो, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में क्या था. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव एवर लॉन्च इनटू सिस्टम. बिल्कुल बात सही है. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा. देखो जेम्स वेब अभी भी क्वेश्चन देखो, अब एसएससी के एग्जाम में सब क्वेश्चन आ सकता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है डेवलप कौन किया था, तो नासा किया था. अच्छा बड़ा था, बिल्कुल बड़ा था. ठीक, चल बहुत बढ़िया. किसकी पार्टनरशिप पे? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पार्टनरशिप और एंड क्या है? द कैनेडियन स्पेस एजेंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी द राइट आंसर. दोनों ऑप्शन सही है. जेम्स वेब टेलीस्कोप में हम 3 पॉइंट याद रखेंगे कि नासा भी था और कोलैबोरेशन किया था कनाडा के साथ और यूरोपियन एजेंसी के साथ. बहुत बढ़िया सर. जेम्स वेब टेलीस्कोप जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी सिस्टम था, बिल्कुल सही था. बस इंडिया हैज अचीव 10% इथेनॉल. एक मिनट में जाओ. इंडिया हैज अचीव 10% इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल बताएं. इथेनॉल का कितना टारगेट था? 2025 था कि 2040 था? आप लोग बताना जरा. इंडिया हैज अचीव 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग. ठीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पूछ रहा था. मच अहेड ऑफ द टारगेट डेट विच द फॉलोइंग ग्रेटली बेनिफिट्स फ्रॉम दिस. किसको है इथेनॉल ब्लेंडिंग से? कैसवा प्लांटेशन नहीं भाई. मेज को कहाँ से हो जाएगा? शुगर इंडस्ट्री इज द राइट आंसर. वाइन इंडस्ट्री को नहीं होगा भाई. 31 का सी द राइट आंसर. शुगर इंडस्ट्री राइट है, वाइन नहीं होगा. इंडिया हैज अचीव 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग. जो टारगेट गवर्नमेंट कितना दिन तक रखे थे बताना? 2025 या 2044? 2047 में क्या था ये भी बताना. टारगेट 2035 में क्या था? स्पेस स्टेशन. सब याद रखो. 32 बताओ. ई रूपी प्रिपेयर डिजिटल वाउचर. कितने स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 32. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रुपीज 1 लाख. सही है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ई रुपीज है क्या है? ई रुपीज 1 लाख. चलो सही है. बेनिफिशरी कैन रिसीव ई रुपी विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट. ये भी सही है. बताओ. क्वेश्चन नंबर 32. ई रुपीज कॉमर्स वाले क्वेश्चन को सही करते हैं. 32. बेनिफिशरी कैन रिसीव विदाउट बैंकिंग अकाउंट. बिल्कुल सही है. रिसीव ई का है टू रिसीव ई रुपी ऑन मोबाइल फोन. बेनिफिशरी नीड ए स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन. नहीं भाई, ये द राइट आंसर. यहीं पे खेला कर दिया.
ई रूपी जो डिजिटल वाउचर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रुपीज़ ये जो 1 लाख, सही बात है। बेनिफिशरी कैन रिसीव ई रुपी विदाउट हैविंग बैंक अकाउंट, सही है। टू रिसीव ई रुपीज़ ऑन मोबाइल फ़ोन बेनिफिशरी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं ई रुपीज़ में। Recently, India's first hydrogen-based fuel electric vehicle was the launch. It has no tailpipe emission other हाइड्रोजन peroxide, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर। इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज लॉन्च किया गया। इट इज़ नॉट टेलीपाइप इमिशन अदर देन। क्वेश्चन नंबर 33। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो होना चाहिए, नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन, वाटर का नहीं है। डी इज द राइट आंसर। समझे। 34 बताओ। इम्पोर्टेंट और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट। विच द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड इनटू 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1967 में। 8th शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है ना। 9th शेड्यूल में लैंड के बारे में बताया गया है। 10th को 52 अमेंडमेंट से याद रखिएगा। 11th को 73rd अमेंडमेंट से याद रखिएगा। 12th को 74 से याद रखिएगा। 11th पंचायत का। 12 क्या है, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा 4th में बताया गया। 5th में क्या है, ट्राइबल एरिया के बारे में। किसमें है बताना जरा, 5th में या 6th में। 7 में तो है डिवीजन ऑफ पावर। इसे हम क्या डिलीट भी करवा दिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। देखो खासी, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी को इधर राइट आंसर, सिंधी को ऐड किया गया था, समझे। 8th शेड्यूल में खासी से क्या ध्यान में, गारो खासी जंतिया मेघालय का याद नहीं चाहिए ना, गारो खासी जंतिया से। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है, BDMS मतलब बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है। व्हाट आर मैनी ग्राम एंड नाना डेसी इन अर्ली मिडाइवल इन इंडिया। व्हाट वर्ड क्या है, मैनी ग्रामम एंड नाना देसी अर्ली मिडाइवल इन इंडिया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35। सी द राइट आंसर। मैनी ग्रामम एंड नाना देसी इन अर्ली मिडाइवल इंडिया गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट इज द राइट आंसर। सी द राइट आंसर। The Dutch were defeated by Maratha Varma of Travancore Kingdom of the Battle of, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 हिस्ट्री का आ गया क्वेश्चन। The Dutch were defeated by Maratha Varma of Travancore Kingdom in the Battle of, D the right answer। क्या है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी डिड कुमारीला भट्टा एंड प्रभाकारा बिलोंग्स। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड कुमारीला प्रभाकारा बिलोंग्स, किससे बिलोंग करते थे बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। हिस्ट्री का क्वेश्चन आता ही है टफ थोड़ा सा।
सी द राइट आंसर, पूर्वा मीमांसा इज द राइट आंसर, याद रखिए पूर्वा मीमांसा। चलो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्या है बताइए, इसका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जब बताइए। क्या टोकला पीएम, टोलका पीएम इज अ वर्क ऑफ ग्रामर, ये इज द राइट आंसर, ये इज द राइट आंसर। On the bank which of the flowing rivers was ancient महिष्मती located? बाहुबली फिल्म में देखे होंगे ना महिष्मती, वही वाला है, बताइए महिष्मती लोकेटेड कौन से रिवर के पास है। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। नर्मदा रिवर याद रहनी चाहिए, नर्मदा रिवर के पास है क्या, लोकेटेड है महिष्मती। नर्मदा से हमको क्या ध्यान में आएगा, अमरकंटक से निकलती है क्या, नर्मदा का ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा बस। ऐसे हम पढ़ाए हुए चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, रिवर सिस्टम नाम का टॉपिक्स होगा, उसमें अच्छे तरीके से बताया, पढ़ना आप लोग का है, जाकर देखिए। आगे बढ़े, बताइए। पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट, आ गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही नहीं है ये बताना है। एग्जामिन द फाइनेंस पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना है, कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी, अरे सर पब्लिक अकाउंट कमेटी, अच्छा बहुत बढ़िया, ये एग्जामिन करता है फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस अकाउंट का। भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सही होगा। चलो इसमें 15 मेंबर्स है इलेक्टेड बाई, क्या है 15 मेंबर्स कमिटेड आर इलेक्टेड बाई लोकसभा अमंगस्ट इट्स मेंबर, बिल्कुल बात है, 15 और 7 के कम्बिनेशन 15 7 22, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इलेक्टेड बाई इट्स मेंबर, ठीक, इस पे डाउट लग रहा है। इन केस ऑफ मेंबर एनी अदर कमिटी कंसिडर्ड बाई द गवर्नमेंट और इलेक्टेड पब्लिक अकाउंट कमिटी, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड वेदर शुड नॉट बी कंटिन्यू बी अ मेंबर ऑफ फॉर्मर कमेटी, बताइए क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा स्टेटमेंट सही है, डी पढ़ लेते एक बार। इन केस ऑफ मेंबर एनी अदर कम्युनिटी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइडेड whether he should continue to be a member of former committee, सी गलत, द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, समझे, सी रॉन्ग है। फोर्टी वन बताइए। मुझे तो फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन सब बोलता नहीं यार, थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन सब हार्ड कैटेगरी में आ जाएगा, टफ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कितना स्टेटमेंट इसमें से सही है बताइए स्पीकर, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार बाबू। कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी देम स्पीकर ऑफ लोकसभा, कितने हैं, 41। एम ए अय्यर, जी एस ढिल्लो, बलराम झाकर और पी एस शर्मा, भाई चारों सही है, याद रखिएगा। बोले ये क्वेश्चन टफ में आ जाएगा, टफ कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं रखूँगा। एम ए अय्यर, जी एस ढिल्लो, बलराम झक्कर और पी एस शर्मा, ये भी सही है, ये भी सही है, बलराम झक्कर पी एम शर्मा, ये आपको याद रखना होगा। शेड्यूल के बारे में जस्ट पढ़ाएं, उससे पहले भी क्वेश्चन आया था इस टाइप का जो हमें अभी बताया, बताइए कितना पेयर सही है ये बताना है। पेयर ऑफ शेड्यूल देखो, कंटेंट इन द कितना पेयर सही है ये बताइए।
ओथ फर्स्ट में तो नहीं लेता है, ठीक। 3 में क्या बात, थर्ड शेड्यूल में क्या है, लोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, ठीक, मान सही है, ये सही लग रहा है। चलो 5th शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल ये भी सही लग रहा है। नेशनल रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया अब स्टेट, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, कितना पेयर मैच है ये बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बता रहा है, कितना नंबर पेयर मैच है ये बताना है। हाँ कितना नंबर, ये 6 शेड्यूल में, कितने शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में बताया गया है, न कि 6 शेड्यूल में बताया गया। अरे फर्स्ट एक ही स्टेटमेंट में से सही है बस। ये 6th में होगा। शेड्यूल एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, चैनल पे बताए हुए आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ऐसे में एडजस्ट करवाएं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बताइए। अंडर आर्टिकल 21 ए क्या है, इंडिया शैल बी प्रोवाइड फ्री कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन अप द एज ऑफ 11 ईयर्स। नहीं भाई, 6 to 14 है, यहीं पे गलती की, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सही था, स्टेटमेंट अच्छा था। एवरी रिलीजियस हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26, ठीक, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओन मैटर एंड रिलीजन्स। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी गलत है, 28 और 29 में है ना। चलो, only religious and linguistic minorities find out Article 30 Constitution of India reference to the right established educational and their choice. सही। Parliament can't empower even by law any court than the Supreme Court of India. India the power issue reads with the local limits of jurisdiction. पार्लियामेंट के पास पावर होता है भाई, इवन बाय द रीड्स में सबसे ज़्यादा किसके पास पावर होता है, तो हाई कोर्ट के पास पावर होता है। कौन सा आर्टिकल, याद रखिएगा, आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 के तहत फैसला सुनाता है, उसमें रीड्स में आ जाता है हैबियस कॉर्पस आ जाता है, मैंडमस आता है। हैबियस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, सब बताए हुए हैं। मैंडमस में वी कमांड बताता है, सेंटोरी होता है, क्वांटरी होता है, सेंटोरी होता है और क्वांटिटी नहीं होता है, सेंचुरी होता है, मतलब इन्फॉर्म करता है। ये सब देख लीजिएगा, रीड्स में बताया, हम जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, भी द फॉलोइंग नॉट इन्फ्लुएंस नहीं करता है ओशियन करेंट को, ये बताना है। क्वेश्चन दे देगा वार्म करेंट कौन है, कोल्ड करेंट कौन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा। जहाँ वार्म करेंट और कोल्ड करेंट मिलता है वहाँ पे क्या होता है, फिशिंग जोन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में है कौन, जापान। बस क्वेश्चन नंबर 44 का बताइए, इन्फ्लुएंस कौन नहीं करता है। ओशियन करेंट को नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन करेंट। विंड हाई स्लो हो जाता है, कोलिस फोर्स नॉर्थ में लेफ्ट घूमता है और साउथ में ना, सॉरी, नॉर्थ में राइट घूमेगा, नॉर्थ में राइट घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉक, साउथ में लेफ्ट घूमेगा, याद रखिएगा। कोलिस फोर्स से कम बता दिए, विंड का बता दिए, कोलिस फोर्स इक्वेटर पे एब्सेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। ये ग्रेविटेशनल पुल का ये काम नहीं है, ये आपको मून में आएगा, टाइडल में आएगा ये काम। 44 का सीधा आइटम है। ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून। समझे।
और वो कितना बढ़िया पढ़ाया है यार, कितना बार पढ़ाती हैं, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। आप लोग जाकर देखिए ज़रूर से ज़रूर। और बहुत ही डीपली पढ़ाए हैं, जो मतलब टू द पॉइंट पढ़ाए हैं, जो आ रहा है एग्जाम में, जो आएगा वही। बाकी बात एज यू विश, पढ़ना आपका काम है। विच द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज नॉट फॉर्म मैकेनिकली, ये भी बताया है। कौन मैकेनिकली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45। सैंडस्टोन होगा, कॉन्ग्लोमरेट होगा, लॉसेस होगा, जैसे राइट नहीं है। ये मैकेनिकली फॉर्म नहीं होता, ये ऑर्गेनिकली होगा। फॉर्म याद रखिएगा। सैंडस्टोन तो तीनों में होता है, मैकेनिकली भी होता है, ऑर्गेनिकली भी होता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से कितना बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट इसलिए भी लिख दिए। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में बताइए स्टेटमेंट कौन सा सही है, पढ़ाएं। देखो क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेगा विथ अल्टीट्यूड, बिल्कुल बात सही है कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यूपीएससी यहाँ पे डिक्रीज भी दे देगा आगे आने वाले में, फ्यूचर में क्वेश्चन में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा अल्टीट्यूड के साथ, बात सही है। अदर केस में क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में इंक्रीज करता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। चलो बहुत बढ़िया। ए लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई एंड आइडियल सिचुएशन, बिल्कुल बात सही है। लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होनी चाहिए, सही बात है। इट इज शॉर्ट फिनोमिनन कॉमन ऑल ओवर ग्लोबल एक्सपेक्ट एट पोल, नहीं ये गलत है। शॉर्ट फिनोमिनन नहीं है, प्लस में लॉन्ग एक्सेप्ट और पोल, गलत है। ये द राइट आंसर। समझे यूपी से खेला। ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से। लेक तसंगमो कहाँ है? लेक आपको मैं इंपॉर्टेंट जो है एक जगह वीडियो में करके बताएं, आप लोग जाकर देखिए। लेक तसंगमो कहाँ है? सिक्किम इधर राइट आंसर। सिक्किम से आर्टिकल 35, आर्टिकल 36 ध्यान में आनी, 35 और 36 ध्यान में आनी चाहिए, फिर आर्टिकल 371 ध्यान में आनी चाहिए। सिक्किम से ऐसे लेट करिए। लेक तसंगमो लोकेटेड कहाँ है आपका? सिक्किम, इधर राइट आंसर। क्या आपसे स्टेटमेंट अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया, कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 48। तीनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा, ठीक है। बाय जय हिंद।